अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग इसका फिफ्थ सेशन स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ सेशन में बेसिकली हम लोग पेज नंबर 7 से कवर करेंगे। लास्ट में जो काशिफ ने एंड किया था यहाँ पर जो बात हो रही थी न्यूज स्पिरिचुअलिटी ये सारी चीज़ें, तो फिर इंशाअल्लाह उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टैक्सेशन लगाना किसी के ऊपर, वो सब करना। और मेन जो इसमें पॉइंट है ना, इसमें ये है कि जो सेकुलर ऑर्डर जो फिलहाल का जो है, इसको क्या किया गया है कि साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली मैनेज किया गया है। कैसे? अभी हम लोग रिकॉर्डिंग से पहले ही सब बात कर रहे थे एआई वगैरह कैसे, मतलब ये एजेंडा के थ्रू आता है। तो यानी कि इसको अगर मैनेज करना है तो साइंटिफिकली कैसे करेंगे कि उन्हीं साइंटिस्ट को मतलब बढ़ावा देना जो इनके एजेंडे के साथ हैं, और टेक्नोलॉजिकली यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाना कि इंसान जो है ना पूरी तरीके से उसका कोई काम ही न रह जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे रोबोटिक जो चीज़ें आ रही हैं फ्यूचर में, अभी जैसे दिखा वीडियो की पेट्रोल पंप तक पे भी पूरा रोबोट आपका पेट्रोल पंप का ढक्कन खोलता है, फिर उसमें फिल करता है, फिर ढक्कन बंद भी करता है, सब कुछ करता है। यानी इस लेवल तक चीज़ें हो रही हैं कि, और फिर मतलब डॉक्टर्स यूज़ कर ही रहे हैं। तो इनका नेक्स्ट इंजरी है, और ये बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब जो मतलब इंसानों को क्या है कि काम से इनको दूर कर दें और मशीन सारा काम करे, जाहिर सी बात है फिर इंसान जो अंडरस्टैंड होगा। तो ये है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का वो है कि हर इंसान को गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से एक मतलब मंथली इनकम कुछ न कुछ दे दिया करे। ठीक है, आप अपना इनकम लीजिए, घर में बैठिए आराम से और चुप रहिए, मुंह बंद रखिए, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलिए मत। तो इस तरफ ये काम कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ कि ये जो है कि हर तरीके के जो जितने एजेंडे, एक मतलब ऐसा नहीं कि वो जो शैतान है ना, शैतान का खुतवा होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, यानी कि शैतान के जो स्टेप्स उसको फॉलो मत करो, क्योंकि शैतान आपके पास स्टेप्स के ही थ्रू आता है। आपको डायरेक्टली कोई बड़ा काम करने को नहीं कहता, बड़ा गुनाह, बल्कि वो धीरे धीरे करके आपको दाखिल करता है, फिर आप जो है उस बड़े गुनाह में ताकि जाए। तो लिखा हुआ है कि मतलब जैसे ये सारे स्टेप्स लेते हैं, इससे ये होता है ना कि जो डेवलप्ड नेशन है उनको पता भी नहीं चले उनके साथ हो क्या रहा है। अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये जो एजेंडा है 2030 का, आप हर जगह देखेंगे, हर कंट्री यूएन एजेंडा 2030 2030 2030, मतलब क्या एजेंडा है आप सोच नहीं सकते। हर कंट्री इसको क्यों फॉलो कर रही है, मतलब ये कि डेवलपमेंट एजेंडा है ये, मतलब यानी 2030 जाके पता नहीं दुनिया क्या हो जाएगी। हालांकि ऐसा है कि इसके पीछे आप देखेंगे बहुत खतरनाक इसमें भी मतलब वो वही चीज़ है, जो इनके जो अनमास्ड अगर आप देखें तो क्या चीज़ें हैं पता चलेगी आपको, कि अगर आप देखें 2030 एजेंडा जो है इसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट एकदम जैसे करती है इस बेसिस पे कि चलो ठीक है हम दुनिया के साथ चल रहे हैं, डेवलप चल, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है। तो उसके अलावा क्या हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब स्ट्रेट आउट ऑफ द बुक्स है, कोई इसमें छुपी वाली बात नहीं। फिर लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर नॉन मुस्लिम जो लैंड्स में आप देखेंगे कि वो किस तरीके से जो जो चीज़ें आ रही हैं सोशल फाइनेंशियल इकोनॉमिक में, लिखा हुआ है कि ये हमेशा जो है ना कम्युनिज्म की तरफ ही जा रहा है। कि यानी कि जो कैपिटल जिनके पास है वो, अच्छा इसका एक आप वो देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। और ये कम्युनिज्म का ये कि जो प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल ना ओन करने वाला, वो बस क्या है ना कि मतलब गवर्नमेंट के ही उस पर जीने वाला हो जाए। लिखा हुआ जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है जिसमें लिखा हुआ था, इसमें यही है कि यूज टू फॉर्म रेवोल्यूशंस एंड डिसॉल्व मोनार्कीज। हाँ, यानी कि जो मोनार्कीज गवर्नमेंट है उनको पहले तो डिसॉल्व कर दिया, यानी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, सब चीज़ हो, यानी कि सब कुछ एक उसके अंडर में हो। तो लिखा हुआ है कि जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है कि मतलब जो प्रॉपर्टीज बिलोंग टू एवरीवन, ये सारी चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लिखा हुआ है कि मतलब पुराने वक्त से ये चीज़ आई है कि कैसे नेशन सोसाइटीज़ को मतलब उनको गवर्न किया जाए, उनको उनके ऊपर राज किया जाए। लिखा हुआ है कि जो जो स्कम, यानी कि आप देखें कि फॉर एग्जांपल इनके नज़दीक जो नीचे की जो है पिरामिड आप देखेंगे तो उसमें जो नीचे के जो लोग हैं ये एक तरह से इनके नज़दीक स्कम है, यानी कि एकदम जैसे कूड़ा कबाड़ा है। इनको इनको अगर इनके ऊपर अगर राज करना है तो कैसे करना है, इनको इनको बस यही तरीका है इसको करने का। तो लिखा होता है कि सबसे पहले जो सोशलिज्म को जो मतलब डाला था किसने दिया था, पर्शियन में, उसका नाम मजदक था। तो आप देखेंगे शेख अब्दुल अजीज़ अल राजी कहते हैं कि पर्शिया का नाम, पर्शिया में से का एक शख्स इसका नाम मजदक था, उसने कहा था कि कलेक्टिविज्म होना चाहिए, यानी कि जो वेल्थ है सब एक, ये सब एक लेवल पे रहें, यानी वुमेन, मतलब अजीब इनका सिस्टम है कि ना तो काम कौन किसके लिए करेगा, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता इनके सिस्टम को। तो लिखा हुआ था कि इस जो रीजनिंग को मार्क्स और एंजल्स जो थे, जो दो लोग थे, इन्होंने 1300 साल बाद ये हुआ, इन्होंने ये चीज़ लाई कि मतलब क्लास ऑफ, यानी कि विच इज़ क्लास इक्वलिटी, ठीक है। मतलब इनका ये था कि देखिए मतलब जो अमीर है इतना ज़्यादा पैसा रखा हुआ, नीचे वालों के पास वो नहीं है, तो ये कि उनका पैसा इनके पास भी आना चाहिए, नहीं सब बराबर रहे, ये मतलब बेसिकली रहता है। तो लिखा हुआ कि जो निमरूद का जो किस्सा भी आता है कुरान में, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिससे वो बहस करते हैं और फिर वो कहता है कि कौन जो है मतलब मैं जिंदा करता हूँ मैं मारता हूँ, मतलब जो जो सूरह बकरा में इसकी बहस ली हुई है।
तो अब देखेंगे वहाँ तक की बात चल जाती है कि वो भी इसी चीज़ को है कि मतलब वो चाहता था कि सारे लोग इसी कलेक्टिव ऑर्डर में रहें, और इसीलिए उसने क्या किया था कि एक बाबल का टावर बनाया था, जो कि एक जाहिर सी बात है उसका मतलब अल्लाह के खिलाफ एक तरह से ये चीज़ थी। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही इसके साथ डिबेट किया था। लिखा हुआ था कि अभी भी ये जो जो मतलब ये सिस्टम है अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में इम्प्रोज नहीं हुआ है, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर वो चीज़ें हैं जिससे इनके एजेंडा को अंदर तक मतलब ये पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल सॉवरेनिटी, यानी कि जो नेशन है वो फॉर एग्जांपल क्या है कि मतलब उसकी अपनी एक सॉवरेनिटी, यानी उसका एक हक है। और उसमें क्या है कि एक एब्सेंस ऑफ ए फॉरेन ओन्ड प्राइवेट नेशनल बैंक विच इज नेशन। जो इन्होंने ये पॉइंट लिखा है ना यहाँ पर, ये अगर आप ईमानदारी से देखें तो आप बताएं कौन सा ऐसे ऐसा कंट्री है, कोई गिना दे कि जहाँ पर डेब्ट बेस्ड करेंसी जो है मतलब नेशन को ना इशू हो जाती है। आप देखेंगे कोई भी कंट्री हो, आप किसी भी कंट्री का निकाल लें, आप हर कंट्री का आप डेट देखेंगे ट्रिलियन डॉलर में, बिलियन डॉलर में पहुंचा रहेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो करेंसी इशू होती है इस कंट्री में वो बेसिकली क्या होता है कि इंटरेस्ट बेस्ड होती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब तक कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट बेस्ड जो जैसे लोन्स हैं वो जब जो चलते रहते हैं, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बैंक ने एक लोन इशू किया, उसके बेसिस पे क्या होता है कि कंप्यूटर में क्या हो जाता है कि ये फॉर एग्जांपल ये जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिलियन किसी ने इशू किया, तो ये 1 मिलियन जो इशू हुआ है यही नई करेंसी क्रिएट हो गई है। यही है बेसिकली करेंसी क्रिएशन, क्योंकि जब पेपर करेंसी के पीछे कुछ बैकिंग है ही नहीं किसी चीज़ की, तो आपकी मर्जी जितना आप क्रिएट करें, ठीक है आप क्रिएट करते हैं, हाँ बस इतना नहीं क्रिएट करते कि इन्फ्लेशन से हो जाए, उसके लिए भी थोड़ा सा ये रहता है कि सिस्टम रहता है। लेकिन आप जो लिखा हुआ कि सर्टेन कंट्रीज़, अभी सर्टेन कंट्रीज़ का जो है नाम नहीं मेंशन है, लेकिन ये बहुत हैरानी वाली बात है। हमें लगता है नॉर्थ कोरिया शायद, वो पता नहीं नॉर्थ कोरिया भी ऐसी ना हो कि हमें तो नहीं लगता कहाँ पर कहीं पर अभी गोल्ड बेस्ड या सिल्वर बेस्ड कहीं पर करेंसी चलती है, क्योंकि पेपर करेंसी का मतलब ही है कि ये इसी सिस्टम पे चलेगी अगर पेपर करेंसी है वो तो। और फिर जो है दूसरी चीज़ ये है कि लिखा हुआ कि रिलीजियस बिलीफ जैसे कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंट्रीज़ में रिलीजियस बिलीफ है जो जहाँ पर ये चीज़ें अभी नहीं आ पा रही, लेकिन जाहिर सी बात है हो सकता है बुक पहले लिखी हुई है जब भी लिखी हुई हो, लेकिन अभी जो करंट फेज़ में जो इन्होंने मोबाइल के ज़रिए जो चीज़ें ला दी हैं, तो वहाँ पर इन लोग के लिए पेनिट्रेशन करना बहुत आसान हो गया। जैसे कि एक एंटन लवाई करके एक था सैटेनिस्ट था, उसने उसका एक कोट है कि मतलब जब टेलीविज़न जब आ गया तो उसने कहा कि मतलब अब उन लोग का मतलब एजेंडा पास थ्रू करना बहुत आसान हो गया, कि आप जान ही जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, जैसे इंसान का माइंड दो तरह का होता है, एक कॉन्शियस होता है एक सबकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस होता है जैसे कि अभी हम सामने चीज़ें देख रहे हैं सब कॉन्शियसली काम कर रहे हैं। सब कॉन्शियस होता है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने बिना ध्यान दिए कब गियर चेंज कर लिया, कब आपने ब्रेक लगा लिया, तो आप एकदम फोकस करके ये काम नहीं करते हैं, बल्कि ऑटोमेटिकली आपके साथ ही होता रहता है। इसी तरह कोई भी काम जिसमें आप महारत हासिल कर लेते हैं सबकॉन्शियसली होता है वो। तो हमारा सबकॉन्शियस काम ब्रेन जो है ये हर वक्त वर्क करता है। तो इसीलिए जो सब्लिमिनल मैसेजेस यानी छुपे हुए मैसेजेस या इस तरह की चीज़ें हाइड करते हैं एडवर्टीजमेंट में, इस तरह में बहुत सारे, तो उससे क्या होता है कि इंसान जब उन चीज़ों को देखता है तो देखने के बाद क्या होता है कि वो उसका जो कॉन्शियस माइंड वो परसीव नहीं कर पाता, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ वो हिडन जो इमेजेस हैं सिम्बल्स हैं वो घुसते रहते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से मतलब मोल्ड कर देते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो वही बात है कि पहले जैसे जो जो लोग अभी भी फॉर एग्जांपल ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर मोबाइल गया ही ना हो, जहाँ लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो एकदम नेचुरल अभी भी नेचुरली जी रहे हों, वो लोग तो सेफ कह सकते हैं। लेकिन बाकी लोग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जो भाई वही जो है जो स्मार्टफोन से एकदम दूर हो, टेक्नोलॉजी से एकदम दूर हो, वही कह सकता है कि हाँ मतलब उसने कभी फेस ही नहीं किया इन तरह के सब्लिमिनल मैसेजेस को। तो फिर वही नेशनल रिसोर्सेज के बारे में लिखा हुआ कि कैसे जो है ना उससे इससे मतलब ये नेशनल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होता है, सेल्फ कंटेन वेल्थ होती है, और दिस इज फाउंड इन मैनी ऑफ द मुस्लिम लैंड्स। ये पॉइंट इन्होंने यहाँ तक लिखा हुआ है इंशाल्लाह। तो यहाँ से नेक्स्ट जिनका है वो स्टार्ट करें, नेक्स्ट काशिफ का भी मिला। हाँ फिर मेरी आवाज आई थिंक साफ आ रही होगी। फिर यहाँ पे बात हो रही है ये जो मतलब लैंड्स की जहाँ बात हो रही है जहाँ पे ये स्ट्रक्चर हैं इनको डिमोलिश करना पड़ेगा, क्योंकि डिमोलिश करने से क्या होगा, ये जो कंट्रियां हैं वो स्टैंडर्डाइज कर पाएंगी क्या कहते हैं बाकी दुनिया के लिए, ठीक है, और इनेबल कर लेंगे अपने एक सेक्युलर ऑर्डर को, ठीक है। उसके बाद और ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है जो क्या कहते हैं बाय डन बाय मींस अदर देन मिलिट्री इंटरवेंशन, एंड इट कैन बी डन थ्रू इकोनॉमिक मेजर टू सच एज फ्री ट्रेड दैट ओपन्स द डोर फॉर आउटसाइड कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ द नेशंस इकोनॉमी। कहने का मतलब ये कि बिना मिलिट्री इंटरवेंशन के फ्री ट्रेड के नाम पे जो ये अपना सेक्युलर ऑर्डर जो सैटेनिक एजेंडा है उसको क्या कर सकते हैं कि इस तरीके की इन्फ्लुएंस कंट्री के थ्रू एक मिसाल के तौर पर बाकी दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि बाहर के लोग भी जो है वो भी उसके अंदर अपना क्या कर सकते हैं इनपुट दे सकते हैं और फिर मैनिपुलेशन का हिस्सा बन सकते हैं।
अब यहाँ पे लिखा है कि ये लोग यहाँ पे आउटलाइन करेंगे और एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये काम कैसे करता है, और किस तरीके का जो है मेथड ये लोग यूज करते हैं पूरे के पूरे क्या कहते हैं नेशंस के ऊपर। उसके फिर अंदर कितने सर्कल्स होते हैं, कौन उसमें प्राइमरा कौन होता है, कौन उसके सर्टन जो क्या कह सकते हैं कि की फैक्टर या एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रॉम देम इज द जिसकी वजह से क्या कहते हैं ना कि पूरा का पूरा जो एक नेशन की सोवरेनिटी जो उसका टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाए, और फिर रेवोल्यूशन हो, फिर वॉर हो, हैज बीन यूज्ड एंड आर बीइंग यूज्ड एज अ प्राइमरी फॉर दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा करके इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ा कैसे जाता है ये पहला चीज। यहाँ पे एक फेक एल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी को इंस्टॉल किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ नहीं नहीं डेमोक्रेसी है। ठीक है, फिर एक प्राइवेट सेंट्रल बैंक होता है जो कि रिबा बेस्ड होगा ऑब्वियसली, जो डेट इशू करेगा, करेंसी इशू करेगा। ठीक है, द इंजन ऑफ इट ऑल। बैंक जो है मतलब इस चीज को इंसान समझ ले कि बैंक जो है ये इस चीज के सेंटर में है हमेशा। ओके, अब फिर उस पॉइंट ऑनवर्ड जो है वहां से क्या कर सकते हैं लोग की कलेक्टिव जो है सोशलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे नेशंस जो हैं वो क्या कहते हैं कई भी यहाँ पे दशक भी लग सकते हैं, दशक के दशक की कई 50 साल 100 साल या उससे भी ज्यादा मे बी डेकेड्स लग सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि कंट्री की जो है वो साइज कितनी है। हाँ, और उसका जो कल्चर कैसा, कितना जल्दी जो लोग हैं कलेक्टिव सोशलिज्म को अडेप्ट करते हैं, उसके उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं अपने लिए। एम क्या है यहाँ पे कि एक स्टैंडर्डाइज कंट्री हो जो कि अदर कंट्री के साथ सेम एजेंडा को पुश करे, समझे, जैसे कि फ्री ट्रेड अरेंजमेंट जो है आर यूज टू ओपन अप द नेशंस इकोनॉमी एंड मेक इट मर्ज एंड इंडिपेंडेंट with that of the other nations, and this allows economic sabotage to be applied to that country। समझिए कि अगर फ्री ट्रेड के नाम पे एक कंट्री जो है वो सिमिलर एजेंडा को पुश करे जैसे कि दूसरी कंट्री कर रही है, तो एक कंट्री जो है अपनी चीजों को दूसरे के ऊपर भी पुश कर सकती है, अप्लाई कर सकती है, फोर्स भी कर सकती है। अब इकोनॉमीज मर्ज हो गए, लीडिंग टू यूनिफिकेशन अपॉन डेट बेस्ड करेंसी। एक जो यहाँ पे टाइट जो है ना, जब ये इंसान जब इकोनॉमीज को मर्ज कर दिया जाता है तो बहुत ही क्या कह सकते हैं कि टाइट एक सख्त किस्म का इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर हो जाता है कि वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम उनके ऊपर निर्भर हो। और allows the wrestling and political control over the stealth manner over the time and laws have been enacted to govern that economic activity। अब वक्त के साथ साथ जो होता है क्या है ना कि अलग अलग किस्म के लॉ आ जाते हैं जो कि उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। फिर इन्वायरमेंटलिज्म और क्लाइमेट चेंज भी है, इसमें एक चीज यूज है कि इन्वायरमेंटल के नाम पे कि भाई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे, क्लाइमेट चेंज और रियल है उसके लिए हमें करना चाहिए, ये होना चाहिए specifically as a means to drive aspect of the agenda in the books from the 70s and have been hoodwinking nations into through the fake alarmist signs। अब जैसे कि एग्जांपल ये कि क्या कहते हैं लोगों को इस चीज का एहसास दिलाना कि भाई जो है इन्वायरमेंट वो सच्चा है, इन्वायरमेंट चेंज जो है वो रियल है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो जंगल खत्म हो रहे हैं, तो लोगों की आबादी ज्यादा हो रही है तो लोग ज्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आधी आबादी को खत्म कर देना चाहिए। वो ये सब चीजें जो है ना 70 के दशक से किताबों के जरिए, फिर धीरे धीरे करके इंटरनेट के जरिए और आजकल जो मूवीज के जरिए, म्यूजिक के जरिए लोगों को पुश किया जा रहा है और नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है कि नहीं, अगर कहीं पे क्या कर सकते हैं ना कि आबादी कम हो रही है, अगर लेट्स से कि किया जा भी रहा है तो ठीक है, वो वातावरण के लिए, अर्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। The key thing to note is that most of the main features of the agenda are the main planks of Communist Manifesto। ये सब हरकतें जो होती हैं ना, इसका जो क्या कहते हैं कि मेन फीचर है, जो मेन एजेंडा है, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि हम लोग कई बार पीछे देख चुके हैं, उसका मेन हिस्सा है, मेन प्लैंक मत समझ ले कि मेन उसका बेस है, which was and always have been the agenda, and namely international world socialism collectivism run by those holding all the capital in their hands। ठीक है, मेन मैनिफेस्टो ऑब्वियसली अगर वो प्लैंक है उसका तो जाहिर सी बात है कि एजेंडा भी यही होगा, और जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल क्या कहते हैं सोशलिज्म कलेक्टिविज्म है जो उसको चला रहे हैं, जिनके हाथ में पूरा पावर है, वो इस एजेंडा को इस क्या कहते हैं इस इन सारी एक्टिविटीज के जरिए पुश करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर हैविंग लूटेड इट फ्रॉम नेशंस थ्रू यूजुअली वॉर्स, इन्वेजन, रेवोल्यूशंस एंड सो ऑन। उद्देश्य यही कि भाई लूट मार कर लो, जब तक वॉर होती रहेगी लोग कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे, ये एजेंडा जो है अपना पुश होता रहेगा। And it's all a detailed script that is being worked upon to the letter। और एक बात इंसान जान ले कि ये कुछ भी रैंडम नहीं होता है,
एक एक चीज जो हो रही है ये लेटर बाय लेटर उसका प्लान किया गया है, ये लिखी हुई है, मौजूद है, बस उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोग। You will find all the different parts of the overall script written openly in plain black and white in their policy documents, often a decade or two or more earlier. समझे कि जो भी चीजें आजकल के दौर में हो रही हैं, ये सब कुछ आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले लिखा जा चुका है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत छिपा करके रखा हो, अगर कोई सब डॉक्यूमेंट देखना चाहेगा तो उसको बड़े आराम से मिल जाएगा, वो पढ़ेगा भी, सब चीज आंख के सामने रहेगी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। क्विक नोट ऑन डिस इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना है कि जब इस तरीके का कोई एजेंडा को कोई रन करता है और वो भी इतने बड़े पैमाने पे, तो उसको जो है कंसील करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी मतलब डिलिबरेट जानबूझ करके क्या कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को, कि वो लोगों को कंफ्यूज कर सके। और अगर कोई किसी तरीके का रिसर्च या उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है तो उनको रोक सके। और of those putting out this discipline are funded by the same people behind aforementioned covert agenda। समझे कि इतनी सारी डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन को लोगों उस बीच में डाल दो कि लोग कंफ्यूज रहे कि कौन सही बोल रहा है, कौन सही गलत बोल रहा है, कौन सी सही चीज पे इंसान को फोकस करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कई लॉट ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन दैट you have to be able to see through, and this is done to discredit those who reveal the true and real elements of the machinery at work। कि भाई अगर कोई भी इस चीज को रिवील करने की कोशिश करता है तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब कि काम तमाम कर दो उसका, कोई अगर एक्सपोज करने की कोशिश करेगा तो। और द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड जो उसमें मेन लोग होते हैं। अब इसका जो है दो मेन टेक्निक होती है। पहली टेक्निक का नाम है ब्रॉड डिसमिसल ऑफ एजेंडा एंड इट्स रिडिक्यूल इन अ जर्नल एज ए कंस्पिरेसी। मतलब कि बड़े पैमाने पे अगर कोई रियलिटी और इन सब चीजों के बारे में बात करेगा तो उसको डिसमिस कर देने, बोल के बे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी से थोड़ी हो सकता है, इतने बड़े पैमाने पे तो कैसे कर सकता है, ये करके। ठीक है। पेज नंबर 11 से किसी और का है, जो भी है भाई कंटिन्यू कर लो। तो जैसे काशिफ ने यहाँ बताया कि जो टेक्निक के बारे में बात हो रही थी, कैसे जो है इन सारी चीज़ों को कॉन्स्पिरेसी कह दो भाई, सब कुछ कॉन्स्पिरेसी होगा तो भाई कुछ है ही नहीं, कोई वहाँ से इंटरेस्ट ही ना दिखाए उसमें। ठीक है। और यानी कि सब कुछ ज़िंदगी में सही चल रहा है। और ये देखें कि उनको पता भी नहीं रहा है कि फाइनेंस इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। इसीलिए तो ज़्यादातर उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर स्टीव्ड इन डेट, यानी हर कोई डेट में ही जो है ना मतलब घुसा हुआ है। कि यानी कि बस बता दो कि भाई कोई भी नहीं है तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे नेशन को इंस्लेव करना चाहते हैं, मतलब ये सब बकवास चीज़ें हैं। और फिर जो है लोगों को जो है मतलब कोई भी आया नहीं है तुम्हें ब्रेन वॉश करने के लिए, तुम्हारे किड्स को, यानी कि जो कल्चर ऑफ जिससे जो सेक्स है, ये सारी चीज़ें, वायलेंस थ्रू मूवीज़ गेम्स है। ठीक है। मतलब सब चीज़ बेहतरीन है, कोई कोई मसला ही नहीं है, लाइफ एकदम ओके यार, सब मज़ा लो, क्या ये सब चीज़ें पढ़े हो। और फिर जो है लिखा हुआ है कि जो ह्यूज प्राइवेट कॉरपोरेशन, कॉर्पोरेट यूजरीज एंड इंश्योरेंस बिजनेस होते हैं, कि मतलब जो मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होता है भाई, उनको आते हैं फलाने, मतलब गवर्नमेंट प्रिंट करके देती है, ये लीजिए बिलियन बिलियन आपके ले लीजिए। और मतलब आपके आपके फ्यूचर लेबर से वो मतलब पैसा दे दे रहे हैं, और फिर ये बस सब कुछ सही है आपके लिए, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा अभी करेंसी इशू होती है, सब होती है, क्या होता है वो फ्यूचर में आप देखेंगे वो वीक होता जाएगा, यानी परचेसिंग पावर ऑफ दैट इज़ गेटिंग वीकर डे बाई डे। तो यही है कि जो है इस तरीके से आपकी जो है भाई वेल्थ और प्रॉपर्टी लुटती जा रही है, लेकिन आप क्या है, आप तो खुश हैं भाई, आपका घर है, अब मेरे से आप अच्छी एक जॉब है, सुबह जा रहे हैं शाम आ रहे हैं, जॉब ही का मसला क्या है ना, इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन की है जॉब सिस्टम को, ऐसे डिज़ाइन किया है कि एक एक इंसान कभी उसको पता ही नहीं चल पाया कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो सुबह उठता है, तैयारी करता है, दिमाग में जॉब कर रहता है, जॉब किया, फिर दिन भर उसी में लगा रहा, फिर वहाँ पर क्या बात होगी, दोस्तों बात हुई, सब हो रही है, घर आया, फैमिली में हो गया, खेल कूद हुआ, थोड़ा बाहर घूम लिया जाकर, ये हो गया, फिर सो गया, फिर अगले दिन ऐसे हुआ। तो कहने का मतलब है भाई एक दिन छुट्टी मिली, उस दिन भी उसने जो है क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, मतलब खाली मूवीज़ देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया। तो कहने का मतलब ये कि अब इंसान अगर आप सोचे कि इस बॉक्स से आउट निकल के वो टाइम ही नहीं रहता किसी को कि वो कुछ सोचे, वो ऐसा है इन्होंने उस मतलब रैट रेस में ऐसा उस व्हील में, हैमस्टर व्हील में घुसा दिया है। तो वही लिखा हुआ है कि इन सारी चीज़ों पे कोई नहीं ध्यान देता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा सिस्टम स्कूल से डिज़ाइन कर दिया है कि स्कूल से बच्चा स्कूल में जैसे घुसेगा उसको पहले ही पता रहेगा कि देखिए हमें क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, कि सिर्फ और सिर्फ निकलना है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ से अच्छी जॉब मिल जानी है, बस है। जॉब भले मेरी कितनी ट्रस्ट रहे, इतने स्ट्रेस रहे, उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरे घर हो जाए, एक बीवी हो जाए, 2-3 बच्चे हो जाएँ और एक गाड़ी हो जाए, बस यही लाइफ मेरी है। ना तो हमें किसी से मतलब है, मेरा पड़ोसी कुछ हो रहा है, उम्मत में क्या रहा है, कुछ नहीं मतलब हमको, बस यही लाइफ हमको जीनी है। तो ये डिज़ाइन कर देते हैं स्कूल से, यानी कि स्कूल से ही इंसान ऐसे जाता है और फिर उसके जो एंड रिजल्ट यही निकलता है कि इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कि भाई यही कर सकते हैं और मेरे पास कुछ है नहीं, ऑप्शन है।
तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये डिज़ाइन फ्रॉम द गेट गो, यानी स्टार्ट से ही डिज़ाइन किया है कि तो भाई आपको बोलने का कुछ सोचने का भी टाइम नहीं मिला, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो लिखा हुआ है कि यही चीज़ है कि आप जो भी ऐसे कहते हैं, अरे ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, अरे देखो यार कितना सा दुनिया, फिर ये तो दूसरी मुसलमान आता है, अरे ये देखो मुस्लिम कंट्रीज़ को देखो कि बेचारे कितनी गरीब हैं, अपने अपने रीजन के थ्रू जो है मतलब पीछे रह गई हैं, वो देखो गोरे देखो कितने आगे चले गए, गोरे देखो कितने आगे चले गए, इधर तरक्की उधर तरक्की। जी सर। तो जैसे एक बात हो रही थी कि यही सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा फिर ये लिखा हुआ कि मतलब ये सारे पॉइंट ये ना बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इस तरह की बातें लोगों के सामने खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है। तो ये भी इन्होंने किया हुआ कि किस तरीके से फैमिली बॉन्ड्स को हटाना, किस तरह से गे मैरिज को वो करना, बढ़ावा देना। अब आप देखें चैट जीपीटी का सोचिए, जो मालिक है, सीईओ है सैम अल्टमैन, हमें यकीन नहीं था भाई ये गे भी है और इसने शादी भी की हुई है एक मर्द से, एक आदमी से शादी की हुई है इसने। मतलब शादी क्या होती है भाई, जो जो भी है। और इसने फिर अभी मतलब अनाउंस भी किया कि वी वेलकम अ चाइल्ड, मतलब किसी से लिया होगा जाहिर सी बात, सरोगेट मदर से। मतलब ये इतनी बड़े लेवल पे करते हैं कि कौन आज के वक्त में चैट जीपीटी को नहीं जानता, कौन उसके मालिक को नहीं जानता होगा। सैम अल्टमैन हर किसी का हर जानता है कोई। वो जब एक तरह से गे है और एकदम इट्स वेरी ओके, पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट कर ली, उसने मैरिज भी की और उसका खुद सगा भाई सैम अल्टमैन का जाके मैरिज में फोटो खींच वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर सारी बातें हैं कि मतलब यानी कि ये जितने लोग ये सब नट्स हैं, गधे हैं दिमाग के, अकल ही नहीं इनको है। हाँ, तो वही सैम अल्टमैन की जो बात बता रही थी कि ये सारी चीज़ें देखिए इतने बड़े एजेंडे के थ्रू क्यों प्रमोट की जा रही है। इसकी वजह ये कि आप इसको मतलब बुरा ना समझें। गे मैरिज जिसके बारे में मतलब सोचिए सज़ा कैसी कैसी है, गे के साथ सज़ा सबसे ख़तरनाक है। कुरान में आप देखेंगे कि जो सज़ा इन लोग को सुनाई गई, यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो पूरी ज़मीन पलट दी गई, यानी पहले पे तो वो किया गया ज़मीन इनके ऊपर पलट दी गई, और डेड सी जो बनी आज भी डेड सी है वो, वही वही बताते हैं। और दूसरी चीज़ जो है इस्लाम में भी है कि इनके लिए सज़ा तो ऐसी है कि इनको पहाड़ पे से ढकेल दो जाकर, इनके ऊपर सर पे पत्थर गिरा दो। मतलब आप सोच नहीं सकते जो जितनी खतरनाक सज़ा गे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक आइलैंड पर एक एक कपल को छोड़ते हैं, तो लेट्स से कि नेक्स्ट 100 ईयर्स में वहाँ पर एक पूरे पॉपुलेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन आप एक गे कपल को छोड़ते हैं लेट्स से डिफरेंट आइलैंड्स पर, तो आप सोचें कि 1000 ईयर्स के बाद भी ये उन दो के वो तो कब के मर चुके होंगे, वहाँ कुछ होगा ही नहीं। तो इस सबसे बड़ी बात ये। और फिर ये जानवर भी ऐसा काम नहीं करते हैं, ये जानवर भी ऐसा नहीं काम करते हैं, लेकिन इसी को आप देखेंगे कैसे एजेंडा के थ्रू प्रमोट किया जाता है। जी ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा इस पर हमने लंबा खींच दिया, लेकिन बात ज़रूरी समझना है कि ये एजेंडा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब पे वीडियो जो देख रहे होंगे वो ये ना समझे कि ये सब तो नेट से ये सब चीज़ें फालतू हैं, हम लोग उसमें, लेकिन ये चीज़ें हैं। अब आप देखें कि किस तरीके से यानी कि इसको कैसे डिलीवर किया जाता है। सेलिब्रिटी स्कैंडल, ये सब चीज़ें, स्पोर्ट्स ट्रिविया हो गई, मूवीज़, गेम्स, नॉवेल्स, म्यूज़िक। जैसे कि अभी हमने भाई सेलिब्रिटी का नाम ले ही लिया, मतलब आज जो एआई के वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो नाम है उसके साथ प्रमोट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो इंसान जो है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेट से फॉर एग्जाम्पल एक एज ए मुस्लिम कोई गेम ना खेलता हो, मूवी ना देखता हो ना, लेकिन वो कम से कम एआई में तो होगा ना, तो चैट जीपीटी तो है ना, वो इस्तेमाल करता ही होगा, चलो ठीक है, उसी के ज़रिए वो कर दे, मतलब कहीं कोई फील्ड छोड़े ना हम। उसके बाद से फिर लिखा हुआ है कि यही आप वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देख रहे हैं। सेकंड टेक्निक लिखा हुआ है कि जो अब देखिए ये टेक्निक आप देखें, इसको बहुत ध्यान से सब लोग इस पर फोकस करेगा, इस चीज़ पे। ये टेक्निक सुने, कुछ इंडिविजुअल को प्लांट किया जाए कि जो मतलब एजेंडा को एक्सपोज करें, कि बहुत सारी चीज़ें बताएं, ठीक है, और फिर उनको फेमस किया जाए, और उसके अलावा ये सब किया जाए। ये जो है ना, इनको एज ए गेट कीपर रखा जाता है। गेट कीपर कौन होता है? जो मतलब दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, अंदर नहीं आने देता है इसको। और फिर क्या किया जाता है कि इनको भाई इतनी तुम लोग को नॉलेज मिल के बड़े खुश हो गए तुम लोग, हम तो भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल एलेक्स जोन्स जैसे लोग हैं, इस तरह के लोग बताते हैं कि इस तरह के गेट कीपर रखे जाते हैं, लेकिन जो असली होते हैं उनको मार भी दिया जाता है, ये भी होता है। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या करते हैं कि इनको जो है एक दूसरे अजीब अजीब कॉन्स्पिरेसी में इनको जो है मतलब बिजी करो, जैसे एलियन रेप्टिलियन एजेंडा, ये जितने भी लोग रेप्टिलियन एजेंडा, मतलब इसी में इंसान खोया है भाई। तुम आधी मतलब आधा नॉलेज देते हैं, आधा जहर दे देते हैं, खत्म कहानी, उसी में तुम मस्त रहो। और उसके बाद से फिर जो है दूसरे डोर से उनको लाएं। लेकिन न्यू एजिज्म, यानी न्यू एजिज्म क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वही जो न्यू एथिज्म है, यानी कि जो भी इससे पहले बात हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ सोर्सेज के बारे में लिखे हुए हैं। ये जो पीडीएफ में थोड़ा सा लिंक क्लिक करेंगे इसमें मिल जाएगा कि ओरिजिन्स ऑफ फ्री मेसनरी के बारे में लिखा हुआ है, कि एजुकेशन का लिखा हुआ, और लिखा हुआ है कि द एजेंडा बीइंग द एबोलिशन ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, सारी चीज़ें हैं। और वॉर्स, सारे यहाँ पर एजेंडाज वो मतलब सोर्सेज लिखे हुए हैं कि कैसे जो है ना वो करना है, द फर्मेंटेशन ऑफ वो। ओके, तो इंशाल्लाह इसके बाद से जिसका है शायद अब्दुल समद का है 13 और 14 पेज स्टार्ट करें। अब यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले दिया है क्विक नोट ऑफ द सोर्सेस। तो अलग अलग सोर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा ऊपर से 2-3 लाइन लेके बता रहे हैं। सबसे पहले अब हम मतलब डिस्कस करेंगे अलग अलग सोर्सेस से कहाँ से फ्रीमेसनरी का एजेंडा जो इन्वॉल्व हुआ है। तो बेसिकली एक सेकेंड,
एक सेकेंड। तो यार ईयरफोन लगा लिए। हाँ अब थोड़ी कम है, सही है। हाँ, अब आपकी भी आवाज़ तेज़ आ रही है। पहले दिया क्विक नोट, अब ये चीज़ तो डिस्कस हो गई है। उसके बाद यहाँ पे बताया अगले पेज पे द यूज़ ऑफ एक्सट्रीम इन द सीवियर। तो जो भी फ्रीमेसनरी की अलग-अलग चीज़ें हैं, जो भी ये लोग मतलब करना चाहते हैं, ये सब सबसे पहले तो 17th सेंचुरी के आसपास से, मतलब 1700 ईयर के आसपास सारी चीज़ स्टार्ट हुई, जो कि 18th सेंचुरी है। देन उसके बाद इन्होंने मतलब सारी चीज़ों का अलग-अलग इंस्टीट्यूट बनाया और हर चीज़ को प्रॉपर प्लान के तहत स्टार्ट किया। देन उसके बाद ये सबसे पहले उन्होंने नेशन जो है, जो गवर्नमेंट है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है, जो अपने मतलब इंडिपेंडेंट वे में काम करती, उसको इन्होंने मतलब ख़त्म किया कि जो ये रूल देंगे, जो इनकी तरफ से नियम रहेगा, सिर्फ वही सारी गवर्नमेंट और द नेशन सारी चीज़ें काम करेंगी। इनका मकसद है रिलीजन लाइक द इस्लाम और द क्रिश्चियनिटी, इसको ख़त्म करना। और जो ये लोग फॉलो करते हैं जो रिलीजन, वो न्यू एज रिलीजन है, मतलब इनका आइडियोलॉजी है कि न्यू एज रिलीजन को हम लेके आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है वॉर को ये लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ रेवोल्यूशन, ताकि जो भी मतलब चीज़ें हैं, जो भी इनका एजेंडा है, वो वॉर के थ्रू, लोगों के थ्रू मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं विद द प्रॉपर वॉर। अब जैसे इनका एजेंडा था पूरी दुनिया से मोनार्की वगैरह ख़त्म करना, राजा लोग वाला सिस्टम ख़त्म करना, डेमोक्रेसी लेके आना, तो फिर वर्ल्ड वॉर वगैरह करा के और 10 चीज़ें करके इन्होंने कर दिया। लेकिन एक तरह से पूरी दुनिया में राजा वाला सीन हट गया। लेकिन आज भी यूके में, ब्रिटेन में आज भी राजा वगैरह हैं, लेकिन स्टिल वो लोग पावर में नहीं है, लेकिन राजा एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी, पावर वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। लेकिन बाकी कंट्रीज कम्प्लीटली हटा दिया गया और वहाँ पे आज भी राजा है। फिर उसके बाद ये इस्तेमाल करते हैं अलग अलग टेक्निक को, अलग अलग चीज़ों को, स्किल को, एक्सपर्टाइज की, पीपल की, जो लोअर लेवल के इनके जो एजेंडा में होते हैं, फ्रीमेसन होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या इनका असली एजेंडा है, क्या ये करना चाहते हैं। और जब कोई चीज़ मतलब ये जो भी इनको करना होता है, ये पहले ही बता देते हैं अपनी किताब में लिख के, अलग अलग चीज़ों के थ्रू। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब मूवीज़ में बुक के थ्रू इनका एजेंडा आ जाता है। अब जैसे पॉपुलेशन कम करना इनका एजेंडा है, तो सबको याद होगा मूवी एक आई थी एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, तो उसमें पूरी मूवी में यही है कि जो एलियन आया है स्पेस से, थेनोस नाम का, वो दुनिया की पॉपुलेशन को 50% ख़त्म करेगा। क्यों ख़त्म करेगा 50%? क्योंकि रिसोर्सेज कम है। वही सेम इनका एजेंडा जो है, वही थेनोस का एजेंडा है। तो अपनी आइडियोलॉजी, अपना एजेंडा इन लोग मूवी के थ्रू, सीरियल के थ्रू, गाने के थ्रू दिखा देते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कई सारे राइटर वगैरह का नाम है जो अपनी अपनी किताब वगैरह उन्होंने लिखा है, और उसके बेसिस पे जो जो चीज़ें इनके प्लान है उनको ये पहले ही बता देते हैं। तो सबसे जो मेजर चीज़ है यहाँ पे, अगर हमें और ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो कुछ बुक्स का यहाँ पे नाम है जिनको हम पढ़ सकते हैं। जैसे द हिस्ट्री ऑफ जैकोबिज्म। फिर उसके बाद इनका सबसे हाई और टॉप लेवल का जो फ्री मेसन है, उसका नाम है एल्बर्ट पाइक। अब ये आदमी मतलब एकदम टोटल शैतान है, इसकी डायरेक्ट बातचीत होती होगी इब्लीस के साथ। ये अपनी किताब में पहले ही लिख दिया है, पहले ही बता दिया है कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगा, इजराइल की लड़ाई होगी विद द अरब नेशंस के साथ, सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही बता दी है अपनी किताब में। फिर इनके अलग अलग एजेंडा, अलग अलग चीज़ें जो है वो उसमें होती है। अब इनके साथ साथ सारी चीज़ें ये है कि इब्लीस जो है वो इनका मेन गॉड है, वही लाइट बियरर है, वही इन लोगों को मतलब बचाने वाला सेवियर है। हव्वा अलैहिस्सलाम को उसने नॉलेज दी और उस नॉलेज के बेसिस पे मतलब सारी चीज़ें, इंसान की आंखें खुली। नौज़ुबिल्लाह, इन लोग के हिसाब से जो गॉड है, जो अल्लाह ताला है, वो बेईमानी करते हैं, सही काम नहीं करते, उन्होंने गलत किया। तो यही इन लोग की आइडियोलॉजी मेन है, मेन कंक्लूजन यही है। उसी के साथ साथ इनका जो सबसे मेजर चीज़ है वो यही कि न्यू एज स्पिरिचुअलिटी को ये लोग फॉलो करते हैं, मतलब नया एज रिलीजन को लेके आना, नए मज़हब के साथ स्टार्ट करना जिसमें बिलीफ भी है, और ट्रेडिशनल रिलीजन को ख़त्म करना। अब यहाँ पे इसका छोटा सा एग्जांपल अगर आज के टाइम में देखा जाए तो लोग बोलते हैं इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, इंसानियत के पीछे भागो, या तो अपना नेशनलिज्म, कंट्री का मज़हब मानो। तो असली रिलीजन को हटा के जस्ट फालतू चीज़ों में लोगों को डाल देना। फिर
उसके बाद इनका ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया कि सेटन यानी कि लाइट बियरर जो है वो इनका मेन गॉड है जो इनको ये लोग फॉलो करते हैं। और उसकी सारी टीचिंग जो अपोजिट ऑफ द ट्रेडिशनल रिलीजन जो आसमान से उतरा है, जो नाजिल हुआ, जो भी मजहब है। जैसे कि इनका सबसे मेजर जो सेटनिक एजेंडा है वो यही कि डू व्हाट द विल इज लॉ, जो आपका मन कर रहा है, जो आपकी इच्छा है आप वही करेंगे तो आपका वही लॉ है। अब कुरान में भी अल्लाह ताला कह रहा है कि आप तुमने उस इंसान को देखा जो अपनी नफ्स को जिसने अपना रब बना लिया। तो वहाँ पे इसी चीज़ को प्रमोट करते कि अपनी नफ्स को ही अपना रब बना लो और नफ्स को शैतान वसवसा दे दे के अपने बना लो, अपनी नफ्स को अपना इलाह बना लिया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि इनका मजहब ही पूरा का पूरा सैटनिक है। देन उसके बाद यहाँ पे हाँ, ये लोग एंटी क्राइस्ट वगैरह को फॉलो करते हैं, फ्यूचर के ग्लोबल लीडर। तो एंटी क्राइस्ट जैसे ईसाई लोग के हिसाब से एंटी क्राइस्ट है, लेकिन असल में वो दज्जाल है जो कि वन नाइट है और आखिरी दौर में दज्जाल आएगा। तो इन लोग पूरा वेट कर रहे हैं प्रॉपर दज्जाली निज़ाम लाने के लिए, दज्जाल को स्टैब्लिश करने के लिए, दज्जाल के लिए सारी तैयारी करने के लिए। हर जगह हमें वन आई सिंबलिज्म दिख जाएगा। अब वन आई क्यों दिखता है? बिकॉज कि जब दज्जाल आए तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लें कि अरे ये भी तो वन आई है, अरे ये भी वन आई है, तो चलो ले लें, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। सारा मेजर प्लान इन लोग का बस दज्जाल को लेके आना है, उसके लिए तैयारी करना है। फिर यहाँ पे डार्विनिज्म हो गया, नाजिज्म हो गया, तो ये सब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं जो इनके एजेंडा के ऊपर काम करती है। अलग अलग किताब है जो इनका जो मेन मकसद है करना। अब इसी सारी चीज़ों के साथ साथ इनका एक और बहुत बड़ा एजेंडा होता है जो द ऑर्डर आउट ऑफ केओस। मतलब पहले तबाही लेके आएंगे, फिर उसमें से कोई नतीजा निकाल के दिखा देंगे। मतलब पहले कोई बुराई आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके सोल्यूशन में अपनी कोई चीज़ जो ये करना चाहते थे बहुत साल पहले से उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोविड की बीमारी लेके आए। अब कोविड की आड़ में इन्होंने 5G टावर लगाया कि वैक्सीन के थ्रू जो ग्राफीन ऑक्साइड है वो लगाया, वल्लाहु आलम। लेकिन कोविड की आड़ में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपना एजेंडा पूरा किया। ऐसे अलग अलग इनका होता रहता है। जैसे ये क्या नाम है, 9/11 की आड़ में पूरा इस्लामिक कंट्री जितना भी पूरा मिडिल ईस्ट है उसके ऊपर इन्होंने चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, बाकी सारी मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया उसी 9/11 की आड़ में। तो अपना कोई काम लाने से पहले वो मुसीबत करते हैं, पूरी दुनिया में आफत लेके आएंगे। देन अपना जो ये करना चाहते थे सालों से उसको एज ए सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये लोग एक चीज़ ये करने में लगे कि एआई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एआई ऐसा, एआई वैसा। अब एआई की आड़ में एआई को पावरफुल बना दो, खूब पावरफुल बना दो, फिर इंसान को लगेगा कि अरे यार एआई इतना स्ट्रांग हो गया। अब एआई से अगर हमें बचना है तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास न्यूरालिंक, जो एलन मस्क की चिप है। अब न्यूरालिंक जैसे इंसान लगाएगा उसके पास टोटल कंट्रोल, दिमाग की सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी सब चली गई। तो ऑब्वियसली दिमाग में चिप लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो एआई से लड़ने के लिए एक पहले इन्होंने प्रॉब्लम पैदा की, फिर एज ए सोल्यूशन न्यूरालिंक को ला दिया। यही इनका मेन है, आउटर केओस। तो अगर शॉर्ट में बताया जाए पूरी चीज़ों का तो दोनों पेज में बस यही है कि इनकी आइडियोलॉजी क्या क्या है। धीरे धीरे ये ट्रेडिशनल रिलीजन जो है उसको ख़त्म करते हैं केओस के थ्रू, लड़ाई के थ्रू, सीक्रेट तरीके से इन्फ्लुएंस करके मीडिया को और जो भी मतलब कल्चर है उसको। न्यू ग्लोबल बिलीफ ये लेके आते हैं जिसको इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइक जैसे कि लोग जिससे सेटन को यानी कि ऑब्वियसली इब्लीस को और दज्जाल को एक्सेप्ट कर ले वन ग्लोबल लीडर की तरह, विद अलग अलग बुक, अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग लोगों के थ्रू। तो मैं बस यही तक था। तो अभी अब्दुल भाई ने बताया कि जो मार्क्सिज्म, जो ये सब रेसिज्म, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी काम करती है। ये सब सोर्सेज बुक हैं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें वो एक हंगामा पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और जो एक उसमें एक और चीज़ का जिक्र है जो मैनिफेस्टो है, जो पहले की ये वो चीज़ ऐसी चीज़ जो है कि ये मैनिफेस्टो के 10 प्लैंक्स हैं। ये चीज़ तमाम डेवलप मुल्कों में जो घुट कर सामने आ रही है, जैसे कम्युनिज्म। मगर ज़्यादातर लोग ये समझ बैठे हैं कि जो कम्युनिज्म ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं है। जब आपके पास मतलब एक प्राइवेटली ओन सेंट्रल बैंक है, प्राइवेटली प्रॉपर्टी का खात्मा है, फिर ग्रेजुएटेड टैक्सेस हैं, कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल है, तो ये कम्युनिज्म के बारीक प्लैंक्स हैं। तो इस पर एक अलग आर्टिकल में बात किया जाएगा आगे इंशाल्लाह। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो क्या कहते हैं कम्युनिज्म के मुखालिफ जो है वेस्ट के मुल्कों में कम्युनिज्म छुप कर धीरे धीरे छोटे स्टेप्स में लाया गया है। इसको एक फैबियन सोशलिज्म कहते हैं।
वो जो इंजन है वो सब चलता है, जैसे सूद बैंकिंग, फाइनेंस, बड़े बैंकिंग जो फैमिलीज के नाम मशहूर हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो है वो 18वीं सेंचुरी की जो जर्मन से ताल्लुक़ रखती है। तो इन लोगों ने 1815 में इंग्लैंड की मतलब एक स्टॉक मार्केट के स्पेकुलेशन से लूटा था, और अब ये बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोप एंड यूएस की सेंट्रल बैंक्स के मालिक हैं। जैसे हाई फाइनेंस मुल्कों को कंट्रोल करने का तरीका है। जो इंटरनेशनल बैंकर्स खुद इस बात मतलब इतराज़ करते हैं कि जो पैदाइशी पैसे को सूद पर देना, और इनकी जो दुनिया भर की ताकत और हुकूमत का जो सेंट्रल बैंक है जो प्राइवेटली ओन्ड है, वो जो मुल्क को करेंसी मतलब सूद पर देती है, तो उसकी इकोनॉमी को अपने कब्जे में करने के लिए ज़रूरी है। यही सब की कहते हैं तमाम जंगें जो डेमोक्रेसी के नाम पे लड़ी गई हैं, वो सिर्फ प्राइवेटली ओन्ड सेंट्रल बैंक कायम करने के लिए थी, जो फिर उस मुल्क की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। लेकिन अगर किसी मुल्क को धोखे से सेंट्रल बैंक कबूल नहीं कराया जा सका, तो उसे नेगोशिएशन, बॉम्बिंग या रिवॉल्यूशन के जरिए लाया गया था। हकीकत में जो मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादातर जंगें और इसकी वजह यही है। ये जो टैक्स एक्सेम्प्टिंग है, तो उस पर फाउंडेशन जैसे क्या कहते हैं, कुछ नाम्स हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, क्लब ऑफ रोम है, और भी नाम्स हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। ये सब मतलब चैरिटेबल या मैनकाइंड की बेहतरी के लिए दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे भी एक इंटरनेशनल बैंकर के हाथ है। ये जो होता है थिंक टैंक्स बैंकर के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च, इंटेलिजेंस और पॉलिसीज बनाते हैं। और जो वेस्टर्न मुल्क में जैसे डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट असल में इन्हीं जो थिंक टैंक्स के हुक्म पर चलते हैं, वो इनकी रिकमेंडेशन को एज अ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मगर कभी कभी जब पब्लिक मतलब इतनी जिद कर देती है कि पॉलिसी नहीं चाहिए जा सकती है, तो असल जो हुकूमत इन्हीं एनजीओ, टैक्स एक्सेम्प्ट थिंक टैंक्स के फाउंडेशन के हाथ में होती है। तो जज़ाकल्लाह खैर। ग्रुप है क्या नहीं मालूम हमें। तो यहाँ पर सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा है बुक लैब पर, देखते हैं सबके जवाब क्या क्या आते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेम। ये जस्ट हमने अभी क्वेश्चन पूछा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, और कि जस्ट रीडिंग, अभी रीडिंग में था, अभी मुझे रीड किया अलर्ट भाई इसको हमने बताया कि ऊपर इसकी बुक का नेम है मॉरल सा डॉगमा। बोल क्यों रहा है, टाइप करो। आई एम सो सॉरी, आई सॉरी। यहाँ पर वर्ड क्लाउड बनाते हैं, आंसर देखो ऐसा है, पहले जब तुमने आंसर दिया तो इस तरह से आ गया। और किस आंसर ओरल संकर ये कुछ था ना, बोल ही दिए कासिफ भाई, अब क्या ही मतलब हुआ। चलो ठीक है, ये टेस्ट किया था क्लैप का, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर जाहिर होंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें।